जमीन की गहराइयों से उठकर एक वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसका सपना था भारत को आजाद देखना। उसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, एक नाम जो आज भी देश भर में जोश भरता है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी का काम खराब ना कर सको तो उसका नाम खराब कर दो। क्या सावरकर के साथ भी यही हुआ था? क्या आपको पता है उनके जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो आपने शायद कभी सुना ही नहीं। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमारे इतिहास के पन्नों पर छिपी हुई सच्चाई को सामने लाते हैं। जब बात आती है सावरकर की, क्यों उठाया जाता है उनके मर्सी पिटीशन के मुद्दे को? क्या आप जानते हैं सावरकर के अलावा और भी कई नेता हैं जो इसी तरह के मर्सी पिटीशन भर चुके हैं, लेकिन सिर्फ सावरकर का ही मर्सी पिटीशन का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या है मर्सी पिटीशन का सच? क्यों ये पिटीशन को सावरकर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और देखेंगे कि कैसे ये कहानी हमारे इतिहास के पात्रों को एक नया रूप देती है। चलिए साथ मिलकर इस कहानी के राज को समझें और समझदारी से विचार करें, क्योंकि इन कहानियों में छिपी हुई है वो सच्चाई जो हमारे इतिहास को और गहराई तक समझने का एक नया दरवाजा खोल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फाइल्स। मैं हूं अनुराग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। मई 28, 1883 महाराष्ट्र के छोटे गांव बागूर में जन्म हुआ एक देशभक्त का, भारत के विनायक दामोदर सावरकर। 1900 में ही सावरकर ने शुरू किया था अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाना। एक कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लेकर हिंदू राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बने, लेकिन फिर उन्हें साजिश और ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ युद्ध करने के आरोप में जेल में डाला गया। वहां सावरकर ने 12 साल तक गुजारे और उनका योगदान आजादी के आंदोलन में धुंधला सा गया। उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान को कम अहमियत दी गई। इंटरनेशनल लेवल पर महात्मा गांधी और दूसरे आजादी के नेता के मुकाबले सावरकर जी को कम पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी मिला, लेकिन महाराष्ट्र में वीर सावरकर का नाम घर घर में मशहूर है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर में उनका इम्पोर्टेंस अधिक है और उनकी प्रतिष्ठा देश भर में विशेष है। सावरकर जी के पिता दामोदर पंत एक स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस पर्सन थे, जबकि उनकी माँ राधाबाई एक जेंटल नेचर वाली औरत थी। बचपन में रोज रात को सोते समय सावरकर की माँ उन्हें महाभारत या रामायण से कुछ कहानियां सुनाती थी और उन्हें यहाँ से हिंदू फिलॉसफी और कर्म के वैल्यू के बारे में पता चला। सावरकर अपनी जवानी के दिन नासिक में बिताए, जहां उन्होंने अपनी लिखाई और बोलने के इफेक्टिवनेस से अपने टीचर का दिल जीत लिया। उन्होंने गांव में संगीत मंडली के लिए पोएम लिखी और एक आर्टिकल द ग्लोरी ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। लेकिन जब उनके पिताजी और चाचा 1899 में बुखार से मर गए तो उनकी जिंदगी में मानो एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कुछ साल बाद सावरकर ने अपने देश के लिए इंडिपेंडेंस की सोची और एक हिंदुस्तान राष्ट्र की स्थापना की मांग की। जनवरी 1902 में सावरकर फर्गसन कॉलेज पुणे गए। उनका फोकस सिर्फ भारत की आजादी पर था। पुणे में उन्होंने इंडियन गुड्स का इस्तेमाल किया और फॉरेन प्रोडक्ट्स के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्हें अंग्रेजों से नफरत थी और दोस्तों को अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल करने से भी मना किया। कॉलेज में दी गई स्पीचेस ने उन्हें दोस्तों में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को बढ़ाया और उन्हें आजादी के लिए जागरूक किया। सावरकर ने अपनी स्पीचेस में इटली, नेदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों का सफल क्रांतिकारियों का जिक्र किया और उनके एग्जाम्पल से आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र समझाया। उनकी स्पीचेस ने हजारों लोगों को प्रभावित किया और 1904 में उन्होंने यंग इंडिया सोसाइटी नामक एक गुप्त जर्नलिस्ट ग्रुप बनाया, जिसके जरिए ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ धमकी से भरे लिटरेचर को पोस्ट और प्रमोट किया। 7 अक्टूबर 1905 को सावरकर ने पहली बार अपने एक्शन से अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जब उन्होंने कुछ स्टूडेंट को विदेशी कपड़े जलाने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने भारत में बने कपड़ों का इस्तेमाल करने की मांग उठाई। सावरकर के प्रभाव से ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि ये व्यक्ति उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सावरकर की बातें और उनके लिटरेचर ने देशभक्ति और क्रांति का जज्बा जगाया। आजादी की लड़ाई में और तेजी लाई गई, जिससे देश भर में देश प्रेम और क्रांति का आग तेजी से फैलने लगा। हालांकि कुछ लोग सावरकर के काम करने के तरीके से डरते थे। उनका काम अग्रेसिव और फास्ट फॉरवर्ड वाला था, जैसे मानो उनको अपने देश को जल्दी आजाद कराना था। गांधी भी पहले इस आग के विरोध में थे। उनका कहना था कि विदेशी कपड़ों को बॉयकॉट करना और उसे आग लगाने से नफरत का माहौल और हिंसा पैदा होता है, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था। लेकिन बाद में इस मूवमेंट की सफलता देखकर गांधी जी ने इस मूवमेंट का समर्थन किया। सावरकर को आग में शामिल होने के कारण उन पर जुर्माना लगाया गया। उन्हें फर्गसन कॉलेज में रहने से मना किया गया। उसी साल सावरकर ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 1906 में सावरकर ने लंदन में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उन्हें श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्कॉलरशिप का स्पॉन्सर दिया गया। वहाँ उन्होंने विदेश में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट को इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल करने का काम किया और फ्री इंडिया सोसाइटी का आयोजन किया। वहीं इंडिया में बनाए गए यंग इंडिया सोसाइटी ने रशिया, आयरलैंड, इजिप्ट और चाइना के क्रांतिकारी नेताओं से संपर्क में रहे। सावरकर ने इस समूह को बड़े स्तर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी मोर्चा बनाने का सपना देखा, जिसमें हर समूह एक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति करेगा। सावरकर ने यंग इंडिया सोसाइटी को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने गुप्त रूप से पिस्टल स्मगल किए, जिसे फेक बुक्स में छुपा दिया गया था। भारत में सावरकर अपने कुछ दोस्तों को बॉम्ब बनाने की पढ़ाई करने के लिए भी भेजा। हालांकि सावरकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंग्लैंड के बैरिस्टर एग्जामिनेशन भी क्लियर किया, लेकिन उनको उनकी एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी के कारण लॉ सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किल हुआ। ब्रिटिश सरकार चालाकी दिखाते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एक शर्त पर ये लॉ की डिग्री मिलेगी और वो शर्त थी कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इस शर्त को मानने से मना कर दिया। 1909 तक भारत में सावरकर के क्रांतिकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच तनाव बढ़ गया था। नासिक के एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट और कलेक्टर आर्थर M.T. जैक्सन का हत्या और एक ब्रिटिश वाइसरॉय पर 2 बॉम्ब फेंके गए। सावरकर के छोटे भाई को बॉम्ब प्लॉट में अरेस्ट किया गया। बॉम्बे के अधिकारियों ने लंदन में एक टेलीग्राफिक अरेस्ट वारंट भेजा और सावरकर को मार्च 1910 में अरेस्ट किया गया। उन्हें भारत की तरफ जाने वाली एक स्टीम शिप पर बैठाया गया ताकि उन्हें भारत लाया जा सके, जहां उनके ऊपर फैसला सुनाया जाने वाला था। जब सावरकर भारत लौटे तो उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ा। उन पर वेजिंग वॉर अगेंस्ट हिज मैजेस्टी द एम्परर ऑफ इंडिया का आरोप लगाया गया और उन्हें 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्हें बे ऑफ बंगाल पर अंडमान आइलैंड्स के जेल में भेजा गया। उनकी मुश्किलें भारत में चर्चा का विषय बन गई और दुनिया को भारत में बढ़ते हुए अनरेस्ट के बारे में सोचने पर मजबूर किया। जेल में उनका जीवन बहुत कठिन था। सावरकर ने कई दिन अकेले बंद कमरे में बिताए। उन्हें खराब खाना दिया गया, अनसैनिटरी कंडीशन में रखा गया और उनके कमरे में कोई सनलाइट तक नहीं आती थी। उन्हें बहुत मुश्किल काम करने को मजबूर किया गया। कई दिनों तक उन्हें लोहे के गठरी के धागे तोड़े जो लकड़ी के जहाजों को बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे दिन उन्हें ऑयल मिल में वर्क हॉर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। घूमते रहना घंटों तक, जिससे उनके शरीर में ताकत बनी रहे और उनका शरीर मशीनों की घूमती हुई शक्ति बन सके। सावरकर ने माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में अपने जेल में उन सालों की जीवन कथा लिखी। इसमें उन्होंने अपने जेल के पहले दिनों का वर्णन किया और उनके साथ बीती निराशा की बात की। उन्होंने कहा, 50 साल तक जेल में अकेले एक सेल में दिन और महीने बीत जाते थे और अंधेरा लंबा हो जाता था, पर फिर भी मैंने अपनी जिंदगी को जीना सीखा। ऐसे सिचुएशन में भी सावरकर ने अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्हें पेंसिल या कागज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर सावरकर के कलम की ताकत को बहुत अच्छे से जानते थे। इस वजह से सावरकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते थे। 1921 में सावरकर को रत्नागिरी जिले के एक जेल में भेज दिया गया। जनवरी 1924 में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन शर्त थी कि वो जिले से बाहर नहीं जा सकते और राजनीति में शामिल नहीं हो सकते। अब आते हैं सावरकर के मर्सी पिटीशन पर। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सॉरी। सावरकर ने कई पिटीशन लिखे। उस पिटीशन में मांग थी जेल में बेटर फैसिलिटीज और उनके अर्ली रिलीज को लेके। इन सारे पिटीशन में कभी भी उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी अप्रोच के लिए माफी नहीं मांगा। सावरकर का इंटेंशन जेल से बाहर निकलकर देश के इंडिपेंडेंस में भाग लेना था। उसके लिए उन्होंने जेल में अपने आचरण को सही रखा, इस सेंस से कि अच्छे आचरण की वजह से उनकी सजा कम कर दी जा सकती है और रिहाई जल्दी दी जा सकती है। सावरकर के अलावा और किन नेताओं ने ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, के शांताराम और A.T. गिडवानी को 22 सितंबर 1923 को अरेस्ट किया गया ब्रिटिश सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के लिए, जो उन्हें प्रिंसली स्टेट ऑफ नाभा में एंट्री करने से रोकता है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया था कि हम तीनों को सबसे अनहेल्दी और मोनोटोनस सेल में रखा गया था। ये सेल छोटा था और गीला था, जिसमें हमारा सर ऑलमोस्ट सीलिंग को टच कर रहा था। रात को हम जमीन पर सोए और मैं काफी डर के साथ उठ जाता था जब मुझे महसूस होता था कि एक चूहा मेरे चेहरे से गुजरा था। नेहरू, जिसने प्लेज की थी कि वो अपने लिए कभी डिफेंड नहीं करेंगे, 2 वीक के अंदर वो जेल से निकलना चाहते थे। नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कॉन्स्पिरेसी करके नेहरू को जेल से छुड़वा लेते हैं, लेकिन रिहाई से पहले एक शर्त थी कि उन्हें मर्सी पिटीशन लिखना होगा। फिर क्या था, हमारे बहादुर नेहरू जी ने तुरंत ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशन लिखा कि वो अब कभी भी प्रिंसली स्टेट ऑफ नाभा में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन शायद आपको ये बात कोई नहीं बताएगा।
जेल से छूटने के 1 साल बाद जब 21 फरवरी 1924 को नाभा में हिंसा शुरू हुई जिसमें 19 सिख्स मारे गए थे, उस समय नेहरू के एड आचार्य गिडवानी चोट लगे लोगों की मदद करने के लिए जेटू गए। गिडवानी को नाभा स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे जेल में लगभग 1 साल बिताना पड़ा। नेहरू अपने सहायक को मदद करने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि नेहरू जी दोबारा नाभा जेल का हॉरर को रीलिव नहीं करना चाहते थे। यही बात उन्होंने अपने बायोग्राफी में एक्सेप्ट किया है। तो लेट्स समराइज। एक तरफ सावरकर ने 27 साल जेल में बिताए, उसमें से 10 साल सिर्फ काला पानी की सजा उन्हें मिली थी। काला पानी का नाम ही काफी था उस वक्त लोगों के मन में डर लाने के लिए। सावरकर को डी ग्रेड प्रिजनर्स यानी डेंजरस प्रिजनर्स के कैटेगरी में रखा गया था। उनके मर्सी पिटीशन में बेटर फैसिलिटीज और अर्ली रिलीज पर था ताकि वो देश की आजादी के लिए लड़ सके। वहीं नेहरू जी नाभा जेल में हार्डली 2 वीक्स रहे और चूहों के डर से वो उस जेल में नहीं रह पाए। क्यों सावरकर का मर्सी पिटीशन का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन क्यों नेहरू के पिटीशन का जिक्र तक नहीं होता? बॉस, जो आदमी देश के लिए इतना बलिदान दिया उसका इतना अपमान क्यों किया जाता है? क्या किसी को अपने कारनामे छुपाने के लिए सावरकर का नाम बदनाम करना जरूरी था? सावरकर ने आजाद भारत को देखा। सावरकर का मौत 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सावरकर के मौत पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, मिस्टर सावरकर का नाम हिम्मत और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है। उनका स्वभाव एक पुराने क्रांतिकारी के समान था और अनेक लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। मौत ने हमसे एक महान व्यक्ति को छीना है जिसने आज के भारत को जीवन दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।